हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ अभिषेक श्रीवास्तव एंड वेलकम टू दिस सीरीज क्रैश कोर्स ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और आज शुरू करते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, यानी जो मुगल सल्तनत थी, ये जो मुगल अंपायर थी, ये किस तरह से खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। ओके, तो जैसा कि हमने ओवरव्यू में बात करी थी कि हमने इस मॉडर्न हिस्ट्री को किसी गेम में बांट रखा है, और जिसमें हमने बांट रखा है कि एक होम टीम है जिसमें हमारे सारे राजे महाराजा हैं, एक विजिटिंग टीम है जो बाहर से आ रही है, बाहर से आके हम पे अटैक करने की कोशिश करेंगे। शुरू में हमको लगेगा कि ये ट्रेडर्स हैं, बट बाद में ही हमको धोखा देंगे। ओके, एक टीम है ब्रिटेन, क्योंकि इन सब में जीते हैं EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन को बिलोंग करती है, तो ब्रिटेन हमें एक्सप्लॉइट करेगा और इन सब में बर्बाद होगी हमारी ऑडियंस। ओके, तो शुरू करते हैं। जो इस टीम का जो कैप्टन है, जिस कैप्टन में से ये बाकी के प्लेयर्स निकले हैं, उनकी बात करते हैं। आज हम जानेंगे मुगल्स को। ओके, तो मुगल अंपायर बेसिकली बाबर जब जो है बैटल ऑफ पानीपत 1526 में आते हैं, तो 1526 से 1707 बाबर से औरंगजेब की जो ये सल्तनत है, ये बहुत ही बेहतरीन उम्दा इन्होंने शासन किया। जो है एक छोटे से राज्य से इन्होंने शुरू किया था, छोटी सी जगह से शुरू किया था, और फिर उसको बढ़ाते औरंगजेब जो है का जो वक्त था, और जब 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, तो उस टाइम ये जो मुगल अंपायर है मैक्सिमम एक्सटेंट पे थी। तो अगर हम एक मुगल कोर्ट का जो है सीन है ये, तो इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि जो है इनका कल्चर अलग है। ये कल्चर नया कल्चर लेके इंडिया में आए हैं, प्लस पूरी एक बड़ी अंपायर पूरे भारतवर्ष पे इन्होंने कब्जा किया है, और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो सिस्टम था, पूरा ही चेंज कर दिया था अपने हिसाब से। ओके, तो और सबसे अच्छी बात ये है कि ये भारत में आके भारत में बस गए थे, इन्होंने भारत को अपना लिया था, तो ये भारतीय ही थे। 1526 में भले बाबर बाहर से आता है, लेकिन बाबर के अंदर एक शुरू से एक भूख होती है कि उसको एक जो है घर जैसा कोई जगह चाहिए, और उसे भारत में वो घर नजर आता है, और वो भारत में आके सेटल हो जाता है। इवन उसके सारे बच्चे जो बाद में आते जाते हैं, सब यहाँ पे भारत को ही अपना समझते हैं, और इसीलिए ये जो मुगल अंपायर है, ये भारत का ही एक अभिन्न हिस्सा है। ओके, तो अगर हम बात करें जो है इस अंपायर की, बाबर से औरंगजेब तक की, तो ये बहुत बड़ी कंसोलिडेटेड अंपायर है और स्टेबिलिटी है। देखो क्या होता है कि अगर छोटी छोटी अंपायर है, जैसे बंगाल में अलग अंपायर है, जम्मू में अलग अंपायर है, अवध में अलग अंपायर है, तो क्या होगा, हर अंपायर का अपना अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, तो क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। बट अगर एक कंसोलिडेटेड बड़ी अंपायर होगी तो यूनिफॉर्मिटी होगी, पूरी जो है एक बड़े स्पैन में एक ही जैसा राज्य होगा। ओके, तो बहुत ज्यादा स्टेबल अंपायर होगी, प्लस एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम होगा। अगर एक जो है पैसे वाली अंपायर है, जो काफी रिच है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, उसका मिलिट्री पावर बहुत अच्छी है, तो कोई भी फॉरेन इन्वेजन नहीं हो पाएगा। फिर वही बात है, अगर कोई फॉरेन इन्वेजन नहीं होगा तो ये स्टेबिलिटी जो है कोई स्टेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। ओके, प्लस प्यार मोहब्बत थी, प्रॉस्पेरिटी थी, बढ़ रहा था, क्योंकि जो है जाहिर सी बात है, कोई फॉरेन इन्वेजन नहीं हो रहा, कोई लूटपाट करके नहीं ले जा रहा, तो धीरे धीरे वही अंपायर जब बढ़ती जा रही है, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन में लोग रिच हो रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा मैंने कहा, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हो रहे थे। जैसे जो है जब बाबर ने स्टार्ट किया तो उतनी बड़ी अंपायर नहीं थी, लेकिन जब औरंगजेब ने अंपायर जो है ये छोड़ा, तो ये समझिए कि अंपायर लगभग पूरी इंडिया पे कब्जा कर चुकी थी, प्लस नॉर्थ ईस्ट पे, प्लस पाकिस्तान साइड, अफगानिस्तान तक इस अंपायर की रीच थी। तो जो है 1707 में आके टेरिटोरियल क्लाइमैक्स है। देखते हैं मैप, ये जो औरंगजेब है, औरंगजेब के टाइम जो है ये पूरा जो सल्तनत है, ये पूरा राज्य फैला चुके हैं, बहुत बड़ी अंपायर कहा जाएगा और जो है मुगल अंपायर को 1707 में। तो 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और यहां से वो जो अच्छी सल्तनत का जो सिलसिला था वो खत्म हो जाता है। और इसके बाद जो औरंगजेब के सक्सेसर्स जो हैं, उनको लेटर मुगल्स कहा गया है, और वो उतने जो है एफिशिएंट नहीं है जितने की इनके दादा परदादा हुआ करते थे। ओके, तो ये वीक सक्सेसर्स हैं, ये आपस में लड़ेंगे कि यार नहीं, मैं राजा बनना चाहता हूं, उसको मार देंगे, खुद राजा बनेंगे, वो मरेगा, कोई और बनेगा। तो ये जो टसल फॉर पावर है, ये जो है वो स्टेबिलिटी आने नहीं देगी इंडिया में। ओके, प्लस जो नोबल्स जो है नोबल्स पहले जो सिपा सलार जो पहले बहुत वफादार हुआ करते थे, अब वो धोखा देंगे, इसको मार के उसको राजा बनवाएंगे। तो ये जो नोबिलिटी, लॉयल्टी थी, जिसके दम पे जो है अकबर राज्य किया करते थे, बाकी के मुगल्स राज्य किया करते थे, ये अब खो चुकी है। ठीक है, जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के थ्रू जो है हमारी अंपायर बढ़ रही थी, अंपायर जो है औरंगजेब ने यहां तक पहुंचा दी थी, वो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट अब खत्म हो चुका है। अब बाउंड्रीज वहां पे स्टैग्नेंट हो चुकी है, इवन स्टैग्नेंट भी नहीं कहना चाहिए, धीरे धीरे अंपायर और कम हो रही है। ओके, और राइवल्स जैसे कि मराठास, बाजीराव वगैरह, सिख्स, जो है बंदा बहादुर, ये सब जो है ये अब इनको परेशान करने में लगे हुए हैं।
ठीक है, कोई ऐसी डिप्लोमेसी, कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी नहीं आ रही जो इस अंपायर को संभाल पाए और वापस वो जो गौरव था मुगल अंपायर का वो उसको वापस दे पाए। ठीक है, और होता क्या है कि ये जो बड़ी सी अंपायर जो औरंगजेब की थी, ये छोटे छोटे पार्ट्स में, ऑटोनॉमस स्टेट्स में टूटने लगेगी। हैदराबाद कहीं अलग निकल जाएगा, बंगाल कहीं अलग चला जाएगा, अवध अपने आप में आजादी फील करने लगेगा। तो ये जो बड़ी अंपायर, पूरे भारत की जो अंपायर, भारत जो एक हुआ करता था, वो भारत कई छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं लेटर मुगल्स को। तो एक ये लिस्ट है, मैं नहीं कह रहा कि आप याद कर लो, बट स्टिल एक बार नाम देख लो और कई बार ये चीज रिवाइज करोगे तो आपको अपने आप ये याद हो जाएगा। ओके, तो रटने की कोशिश आई डोंट रिकमेंड कि आपको करना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बहादुर शाह से। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह आते हैं। तो बहादुर शाह एक्चुअली थोड़े से एफिशिएंट है, थोड़ा सा कुछ तो इन्होंने औरंगजेब से सीखा होगा, डायरेक्टली अटैच्ड हैं औरंगजेब से। तो बहादुर शाह में कुछ तो थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी थी, तो इन्होंने थोड़ा कमांड संभालने की कोशिश करी। जब 1707 में आए, इन्होंने सिख से दोस्ती करी, बुंदेलराज से दोस्ती करी, जाटों से समझौता कर लिया। गुरु गोविंद सिंह जो है मुगल से पहले नहीं पट रही थी, गुरु गोविंद सिंह की शरण में गए, उन्होंने इनको स्पिरिचुअली गाइड किया, प्लस मुगल आर्मी की हेल्प भी करी, प्लस मराठास, जिनकी मराठास और जो है और मुगल्स की जो तनातनी रहती थी, इवन औरंगजेब और जो है शिवाजी, वीर शिवाजी जो है, जो आपस में कट्टर दुश्मन कहे जा सकते हैं, वो जो हालत थी, तो साहू जी को औरंगजेब ने बंदी बना रखा था। ठीक है, साहू जी बात करेंगे जब मराठास की बात करेंगे, अभी बस इतना समझिए कि साहू जी को बंदी बना रखा था, मराठा है ये। ओके, साहू जी को छोड़ देते हैं। ओके, साहू जी को छोड़ तो देते हैं, लेकिन जो है साहू जी को मराठास का राजा नहीं मानते। ओके, ये एक इनसे गलती हो जाती है। ओके, इनके बाद आते हैं जहांदर शाह, क्योंकि क्या है कि ये जो ईयर है 5 साल में इनकी डेथ हो जाती है और ये बहुत छोटा सा टाइम है। ये छोटा सा टाइम अंपायर को ट्रैक पे लाने के लिए ठीक नहीं था, ये कुछ नहीं कर पाए। और फिर आते हैं जहांदर शाह। ही इज नॉट दैट एफिशिएंट लीडर, वो क्वालिटी जहांदर शाह में नहीं है, और मात्र लगभग 1 साल का रूल है। ठीक है, तो इनको जुल्फिकार खान सपोर्ट करते हैं और जहांदर शाह किसी तरह राजा बन जाते हैं। ये जहांदर शाह जो है वो इजारा सिस्टम स्टार्ट करते हैं। इजारा सिस्टम में होता है कि रेवेन्यू फार्मिंग होती है। रेवेन्यू फार्मिंग, किसी को जमीन दे दो और जो है उससे खेती करवाओ, उससे टैक्स लो। ओके, तो इस तरह का सिस्टम ये स्टार्ट करते हैं। प्लस फारूक सियार जो होता है, ये एक्चुअली फारूक सियार के पिताजी को हराकर जहांदर शाह राजा बने थे। ओके, क्लियर कर लो, फारूक सियार के जो फादर थे, अजीमुल शान जो भी थे वो, तो फारूक सियार के जो फादर थे उनको हराकर जहांदर शाह राजा बने थे। तो फारूक सियार इसका बदला लेता है, फारूक सियार इनको हरा के अगला राजा बनता है फारूक सियार। तो लगभग 6 साल तक फारूक सियार का राज होता है। और फारूक सियार भी ऐसा कोई बहुत बड़े मिलिट्री जीनियस नहीं है कि जिन्होंने जो है जीत लिया और राजा बन गए, नहीं, इनके पीछे हाथ होता है सैयद ब्रदर्स का। ये बहुत फेमस है, सवाल भी पूछा जा सकता है कि सैयद ब्रदर्स एक्चुअली किंग मेकर्स कहा जाता है, जिसको मर्जी राजा बना दे, जिसको मर्जी रंक बना दे, ऐसी हालत थी सैयद ब्रदर्स की। तो सैयद ब्रदर्स इनके सर पे हाथ रख देते हैं, इनको राजा बना देते हैं। सैयद ब्रदर्स 2 हैं, अब्दुल्ला खान जो कि वजीर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और हुसैन अली खान जो कि मीर बख्शी हैं। मीर बख्शी ऐसा कह सकते हैं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मीर बख्शी का काम होता है। ओके, बंदा बहादुर जो है गुरु गोविंद सिंह के साथ बाद जिन्होंने सिखों की लड़ाई कंटिन्यू रखी थी मुगल्स के खिलाफ, बंदा बहादुर को मार देते हैं हमारे फारूक सियार साहब। प्लस इंग्लिश को, जो अंग्रेज हैं उनको, ये आगे हम कनेक्ट करेंगे कभी, कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश को ड्यूटी फ्री ट्रेड राइट दे देते हैं कि नहीं ठीक है, चलो आपको कोई ड्यूटी बंगाल में देने की जरूरत नहीं है, ड्यूटी फ्री एरिया है, आराम से आओ, कोई इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी मत दो। ये सैयद ब्रदर्स इनको मार देते हैं। सक्सेशन में 2 राजा और आते हैं, और उनके बाद 2 राजा हटाने के बाद जो है सैयद ब्रदर्स लेके आते हैं मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है, इनको टाइटल दिया गया है रंगीला, क्योंकि म्यूजिक के बहुत शौकीन थे। जो ख्याल एक तरह की म्यूजिक है वो इन्हीं के टाइम में जो है बहुत डेवलप हुई, यही लेके जो है इन्होंने बहुत सपोर्ट किया ख्याल को। प्लस उर्दू को इन्होंने जो है कोर्ट लैंग्वेज बनाया, तो उर्दू का डेवलपमेंट इनके टाइम में बहुत हुआ। तो कल्चर में दे तो इन्होंने, कल्चरली अगर देखें तो इन्होंने बहुत एनरिचमेंट कराया, बट फॉर द अंपायर, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ही वॉज वेरी वीक। इन्होंने कुछ जो है खास नहीं संभाल पाए। सैयद ब्रदर्स की मदद से आए थे और इनको पता था कि ये सैयद ब्रदर्स जिस दिन मुझे समझ जाएंगे किसी लायक नहीं तो मुझे भी मार देंगे, तो इन्होंने निजामुल मुल्क की मदद से सैयद ब्रदर्स को मार दिया। तो सैयद ब्रदर्स का चैप्टर क्लोज हो गया। पर निजामुल मुल्क यहाँ पे सोच रहे थे कि उनको बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगी, बट उन्हें जब ये रियलाइज हुआ कि ये राजा किसी काम का नहीं है, तो वो भी फ्रस्ट्रेट होकर चले गए हैदराबाद, और यहाँ से वो निजाम शुरू होते हैं। जो हैदराबाद के निजाम, आज भी आप सुनते होंगे निजाम ऑफ हैदराबाद, तो निजाम जो होते हैं वो निजामियत इन्होंने यहाँ से शुरू करी 1724 से। इन्हीं के टाइम में 1719 से 1748 की बात कर रहा हूँ, 38 भी ना कहो, मार्च 39 में अटैक हुआ था। ओके, तो नादिर शाह अटैक करते हैं मार्च 39 में, इन्हीं के टाइम में। इवन इनको जब बंदी भी बना लेते हैं तो काफी बेइज्जती होती, बट एक्चुअली कुछ ऐसे स्ट्रेंथ इनमें है नहीं
कि संभाल पाए। तो नादिर शाह जब इन्वेड करते हैं 1739 में एट द बैटल ऑफ करनाल, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पता चल जाता है कि मुगल्स बहुत वीक हैं। ओके, मुगल्स बहुत सारी टेरिटरी, यानी ये समझो कि इंडस नदी जो है, इंडस के पश्चिम साइड में, वेस्ट साइड में जो भी पार्ट है, वो सारी टेरिटरी खत्म हो जाती है, इनको देनी पड़ जाती है। तो यहाँ मुगल्स का बहुत नुकसान होता है। नादिर शाह का जनरल होता है जो बैटल ऑफ करनाल में ही लड़ा होता है, हमारे अहमद शाह अब्दाली। ये नादिर शाह है। ओके, जनरल ऑफ नादिर शाह के जनरल होते हैं। ये 8 बार लूटने आता है इंडिया में। ओके, 8 बार मथुरा दिल्ली तक ये लूट के जाता है। तो बहुत लूटपाट ये लोग मचाते हैं। और फिर बैटल ऑफ पानीपत होती है 1761 में, तो 1761 इसी बीच में पड़ेगा। तो 1761 में जब बैटल ऑफ पानीपत में मराठास को भी हरा देते हैं, और यहां से जो मराठास का जो एम्बिशन होता है कि उन्हें नॉर्थ में अटैक करना है, यहां से मराठास का एम्बिशन खत्म हो जाता है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना, मराठास के वाले चैप्टर में इस बात को याद रखना कि इस बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में मराठास हार जाते हैं। तो ये जो 2 लोग हैं जो इस दौरान में आए हैं, है ना, 1748 से 67, तो इस दौरान ये 2 राजा आते हैं, एक अहमद शाह बहादुर और दूसरा आलमगीर। दोनों को ही इमादुल मुल्क मार देता है। तो नॉट इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसा काम इन्होंने ऐसा खास काम नहीं किया है। ओके, शाह आलम सेकंड आते हैं उसके बाद 1859 में। ये भी अपने वजीर इमादुल मुल्क से डरे होते हैं और इसीलिए भागते रहते इधर उधर। अवध के पास चले जाते हैं कि साहब हमें बचा के रख लो, है ना। अवध का जो नवाब होता है उसे कहते हैं बचा के रखिए, और जो है हमें क्या पता वजीर मार दे। ओके, इस डर से। और 1764 में हम आगे इसको कनेक्ट करेंगे, बैटल ऑफ बक्सर होती है। बैटल ऑफ बक्सर में ये और नवाब ऑफ अवध जाके मीर कासिम की मदद करके अंग्रेजों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि शायद अंग्रेज हमारी सल्तनत ना छीन लें, तो ये डर इन्हें ऑलरेडी होता है। तो जो है वहां बैटल ऑफ बक्सर में हार जाते हैं, और एक मुगल होके, भारत का बादशाह होके, एक ट्रेडिंग कंपनी से जब ये हार जाता है, तो यहाँ पे जो है भारी बेइज्जती होती है मुगल्स की। 1803 में ब्रिटिश जो है दिल्ली को भी कैप्चर कर लेते हैं, और ये एज अ पेंशनर मरते हैं, पेंशन देते हैं इनको, कैप्चर कर लेते हैं, जान से नहीं मारते, कहते हैं आप पेंशन में रहो, है ना। एज अ पेंशनर इनकी डेथ हो जाती है। ओके, तो 1761 के बाद ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मुगल अंपायर है 1761 के बाद, वो सिर्फ नाम की अंपायर है। वो बस लोगों के दिमाग पे कब्जा कर रखा है, क्योंकि 200 साल से लोगों को आदत है कि जो राजा होता है वो मुगल होता है, तो सिर्फ वो नाम के अंपायर है, एक्चुअली कोई अंपायर नहीं है। ये भी नाम छीनने की कोशिश करा जाता है अकबर से। अगले आते हैं अकबर सेकंड। इनसे कहा जाता है ये टाइटल भी दे दो यार, कि तुम बादशाह हो इंडिया के, वो भी टाइटल दे दो। तो ये राजा राम मोहन रॉय को बुलाते हैं। राजा राम मोहन रॉय उस समय जा रहे होते हैं इंग्लैंड। राजा राम मोहन रॉय से कहते हैं कि उसको पहले तो राजा राम मोहन को टाइटल देते हैं राजा का, और उससे कहते हैं कि ऐसा है, मेरा थोड़ी बात करो वहां जाके, ये हमसे टाइटल वाइटल ना छीना जाए भाई प्लीज, और जो है हमारी पेंशन थोड़ी बढ़वा दो, खर्चा नहीं चल पा रहा। ऐसी बातें करते हैं। ये दिन आ गए हैं मुगल्स के इस समय कि सिर्फ नाम के राजा हैं, पैसा तक नहीं है इनके पास कि जो है ये अपना खर्चा चला सकें। ओके, इनके बाद आते हैं बहादुर शाह सेकंड। ये 1837 से 1857 तक रहते हैं। तो 1857 की जो क्रांति है, जो लड़ाई है, वो इनकी, उसमें जो फेस है वो इनका है। ऐसा कहा जाता है कि ये राजा हैं, और हम सारे जो भी इस क्रांति में जो है पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए ये राजा हैं। ये हम बात करेंगे 1857 वाली चैप्टर में। ओके, 1857 की जो लड़ाई होती है, जब वो उसको पूरी तरह से दबा दिया जाता है, तो उसके बाद इनको पकड़ के वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है रंगून, और इनकी डेथ वहीं हो जाती है। और इनके साथ जो आखिरी मुगल एम्परर जो ये खत्म है, तो मुगल अंपायर भी इन्हीं के साथ खत्म हो जाती है। ओके, तो अगले चैप्टर में बात करेंगे कि जो मुगल से जो टूट के, जो जैसे हैदराबाद अभी हमने बात करी अलग हो गया, तो ये कैसे ये कहानियां बनी, ये सब अलग कैसे हो गए, और ये पूरी टीम किस तरह क्रिएट होगी, तो ये हम बात करेंगे अगले चैप्टर में, इन द राइज ऑफ ऑटोनॉमस अंपायर्स। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज बने रहिए, और हो सकता है कहीं टाइपिंग एरर ऐसा कुछ आपको जो है मिले, तो प्लीज उससे जो है आप वो ना होइए, और आप कंटिन्यू करिए, चैप्टर पूरा देखिए, पूरा कोर्स देखिए। मैंने बहुत मेहनत करी है इसमें, और यकीन मानिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो है बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। Good morning, friends. Welcome to the crash course of the modern Indian history. This is chapter 3 and we'll talk about the rise of autonomous states. ये छोटे मोटे states बन जाते हैं मुगल्स के अंदर। Okay, hi, I'm अभिषेक श्रीवास्तव। Okay, so अब तक हमने देखा कि जो होम टीम की बात कर रहे हैं, हमने होम टीम में बात कर ली है मुगल्स की। मुगल्स हम ख़त्म कर चुके हैं, और आज हम देखेंगे कि बाकी जो, क्योंकि मुगल्स कमज़ोर हो गए हैं, तो उनकी अंपायर से ये छोटे छोटे स्टेट्स निकल के बाहर आ जाएंगे। तो ये हम देखेंगे कि कैसे जो पूरी इंडिया एक पहले जो एक मुगल अंपायर हुआ करती थी, वो टूट कर छोटे छोटे पार्ट्स में बिखर जाती है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। पहले तो ये जान ले, फिर से एक बार याद करते हैं कि मुगल औरंगजेब की जो अंपायर थी 1707 में, ये पूरा एक्सटेंट औरंगजेब की अंपायर हुआ करती थी।
और हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि ये सारे बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फारूक सियार, ये सारे जो इनएफिशिएंट मुगल्स हैं, लेटर मुगल्स हैं, ये राज कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे स्टेट्स टूटते हैं। स्टार्ट करते हैं बंगाल से। ओके, तो बंगाल बंगाल ये जो है उस समय बांग्लादेश और अभी आज का वेस्ट बंगाल ये सारा मिला के, इनफैक्ट असम का काफ़ी पार्ट बंगाल में हुआ करता था। तो दो लोग इंपॉर्टेंट है, एक मुर्शीद कुली खान और दूसरा सिराजुद्दौला। मुर्शीद कुली खान जो हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने स्टेट ये फाउंड किया है। फारूक सियार आपको याद होगा, लास्ट चैप्टर में बात करी थी, फारूक सियार ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर बना के भेजा था 1717 में। तो होता ये है कि ये फारूक सियार जब गवर्नर बन के जाते हैं, इनको उड़ीसा भी दे दिया जाता है। तो ये जब इतनी दूर चले जाते हैं, क्योंकि ये आप ध्यान दो कि यहाँ पे दिल्ली है और ये है बंगाल, ये काफ़ी डिस्टेंस है। तो जब इतना इनएफिशिएंट रूलर होगा तो इतने डिस्टेंस पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा बंगाल को। तो ये इसे ऐसा फील होने लगता है कि बिल्कुल आज़ाद है, ये सब कुछ अपने हिसाब से करने लगते हैं वहाँ पे। अब बंगाल आप सोचो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि एक वहाँ पे फॉरेन ट्रेड होता था, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। तो ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा जो एरिया है, इस पूरे एरिया का हिंटरलैंड एक्चुअली बंगाल है। तो यहाँ से जो है ट्रेडिंग हो रही है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है स्पेशली फॉरेन ट्रेड वगैरह के लिए। तो ये इसके हाथ में एक बड़ा स्टेट आ जाता है, इंपॉर्टेंट स्टेट आ जाता है। ओके, बाद में इसी स्टेट में आते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को ब्रिटिशर्स की जो फॉरेन ट्रेडिंग होती है वो पसंद नहीं आती। वो देखते हैं कि फोर्ट विलियम का फोर्टिफिकेशन कर रखा है इन्होंने, तो ये जो है सिराजुद्दौला को अच्छा नहीं लगता कि एक ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे फोर्टिफिकेशन क्यों कर रही है ना। तो इसको पसंद नहीं आती। ये ब्रिटिशर्स को कहते हैं कि नहीं, ये फोर्टिफिकेशन हटाओ, बट ब्रिटिशर्स मानते नहीं हैं और वो फोर्टिफिकेशन जारी रखते हैं। तो क्या करते हैं कि ये सिराजुद्दौला जो है सारे ब्रिटिशर्स को एक रूम में बंद कर देते हैं, होल में बंद कर देते हैं, उसे ब्लैक होल ट्रेजिडी कहा जाता है। उसे बहुत सारे ब्रिटिशर्स की डेथ हो जाती है। तो क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव उस समय साउथ में होता है, वो साउथ से वापस आके बंगाल, यहाँ नीचे साउथ में होता है, और साउथ से आके बंगाल पे अटैक करता है। दैट इज द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में होती है। तो बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंपायर है, जीत सकती थी, लेकिन क्या होता है कि सिराजुद्दौला का जो वजीर होता है मीर जाफर जाके रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाके मिल जाता है और सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी हार जाते हैं। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवध की। अवध यूपी वाला पार्ट हो गया। ये जो है अवध प्लेन्स वाला पार्ट है, ये हाईली फर्टाइल, हाईली रिच, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी अवध में भी दो लोग इंपॉर्टेंट है, एक सादत खान बुरहानुल मुल्क और एक शुजाउद्दौला। एक वो जिन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया है और एक वो जो हार गया। ओके, तो सादत खान बुरहानुल मुल्क सेम बिल्कुल थोड़ा वैसे ही है। सादत खान बुरहानुल मुल्क को रंगीला अपॉइंट करते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला, अगर आपको याद हो। लास्ट चैप्टर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, लास्ट चैप्टर दोबारा देखिए, उसको पूरा याद कर लीजिए कि कौन कौन से मुगल्स हुए हैं, वो आपको एक अच्छी टाइमलाइन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो मोहम्मद शाह रंगीला इनको अपॉइंट करते हैं, सादत खान बुरहानुल मुल्क को, एज अ गवर्नर ऑफ अवध। और जब ये भी अवध जाते हैं तो ऐसे रूल करने लगते हैं जैसे अवध इन्हीं का हो। इवन रंगीला कुछ कहता भी नहीं, बिकॉज हम बात कर चुके हैं कि रंगीला इज नॉट दैट एफिशिएंट लीडर जो उस बात को संभाल पाए या इस चीज़ के अगेंस्ट एक्शन ले सके। इवन ही रिकॉग्नाइज कि हाँ ठीक है, चलो आप हमारे हिसाब से रूल कर रहे हो, बट यू आर नॉट अंडर अस। ओके, शुजाउद्दौला, अब वो जो मीर जाफर है, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या होता है कि मीर जाफर को राजा बना दिया जाता है बंगाल का। तो मीर जाफर को जब हटाया जाता है तो मीर कासिम को राजा बनाया जाता है। जब मीर कासिम को हटाया जाता है तो मीर कासिम आके शुजाउद्दौला के पास आते हैं, और उस समय मुगल एम्परर होता है शाह आलम सेकेंड। तो ये तीनों मिलके फिर से एक बार ब्रिटेन पे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे अटैक करते हैं कि शायद इस बार जीत जाएं, और बैटल ऑफ बक्सर में लड़ाई होती है। उस बार ये तीनों मिलकर ब्रिटिश से हार जाते हैं। ये एक बड़ी हार है। तो शुजाउद्दौला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने बहुत बड़ा फेस लूज किया है। इसके बाद जो अवध है, अवध को बहुत हर्जाना भुगतना पड़ता है इस हार का। ये इलाहाबाद चला जाता है इनके हाथ से कारा चला जाता है, और ब्रिटिशर्स के साथ डिफेंस ट्रीटी साइन करनी पड़ती है। तो काइंड ऑफ अगर हम जो है मोटा मोटी देखें तो जो अवध है वो इसके बाद ब्रिटिशर्स के अंडर सा आ गया है, काफ़ी सब्जुगेट हो गया है उनके। ओके, नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं हैदराबाद। नाउ हैदराबाद के जो फाउंडर है वो निज़ामुल मुल्क असफ जाह। इनकी बात करके हमने रंगीला के एस्टैब्लिशमेंट में निज़ामुल मुल्क असफ जाह ने रंगीला को हेल्प किया था सैयद ब्रदर्स को मारने के लिए, अगर आपको याद हो। तो
सैयद ब्रदर्स को मारने के बाद निज़ाम को लगता है कि जो है अब उसे अपर हैंड मिलेगा, उसे जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल मिलेगा एम्पायर में, बट ऐसा होता नहीं है और वो काफ़ी नाराज़ हो जाता है। रंगीला उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता क्योंकि रंगीला को खौफ होता है कि सैयद ब्रदर्स की तरह ये निज़ाम भी कहीं उसको ना मार दे। तो परेशान होके वो साउथ में चला जाता है और एक नया स्टेट फाइंड करता है, हैदराबाद। वो अपने आप को डिक्लेयर नहीं करता, ये भी डिक्लेयर नहीं करता कि मैं अलग हूँ मुगल से, ओके, बिल्कुल नहीं कहता, मुगल्स की सॉवरेनिटी रिकॉग्नाइज करता है, बट वो पूरा जो रूल करता है वो अपने स्टेट की तरह रूल करता है और ग्रेजुअली ये इसी का स्टेट हो जाता है। ओके, इसके बाद कर्नाटक भी ऐसे ही होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट आदमी है सादतुल्ला खान 1725। नथिंग टू से मच। ये कर्नाटक का छोटा सा राज्य है। ओके, मैसूर, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैसूर में दो इंपॉर्टेंट लोग हैं, एक है हैदर अली और दूसरा टीपू सुल्तान। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों बहुत ही बहादुर हैं और दोनों ने बहुत ही बहादुरी से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ओके, तो हैदर अली से शुरू करते हैं। हैदर अली ने एक्चुअली मैसूर स्टेट कह सकते हैं कि जो है पॉपुलराइज किया है। ये वोडियार डायनेस्टी पहले हुआ करती थी मैसूर में, जिसके अंदर ये मात्र एक सोल्जर हुआ करता था। और एक बार मराठा से लड़ाई होती है तो सेरिंगापट्टनम को ये डिफेंड करता है और उसको टाइटल मिलता है फतेह हैदर बहादुर का। ओके, बट बाद में ये इसी थ्रोन को छीन लेता है और मैसूर स्टेट बहुत पॉपुलर हो जाता है। फिर जब ब्रिटिशर्स जो है साउथ में एक्टिव होने लगते हैं, तब ब्रिटिशर्स और मैसूर की लड़ाई होती है। 2 बार लड़ाई लड़ता है जिसमें ये लड़ते हुए मारा जाता है। तो ही इज अ वेरी ब्रेव वन। और इसको यहाँ से इस लड़ाई को कैरी ऑन करता है इसका बेटा टीपू सुल्तान। आई थिंक ही इज मोर इम्पोर्टेंट देन हैदर अली। ये क्या करता है कि ये जो अपना स्टेट है उसको यूरोपियन लाइंस पे रीऑर्गेनाइज करता है। अपनी इकोनॉमी, अपनी इंडस्ट्री, नए कॉइन्स इंट्रोड्यूस करता है, नए वेट्स, नए कैलेंडर, नेवी को तवज्जो देता है क्योंकि उस समय काफ़ी पॉपुलर है नेवी। फॉरेन ट्रेड को इम्पोर्टेंस देता है, अपनी एम्बेसीज भेजता है ईरान, टर्की, फ्रांस। तो ग्लोबली ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। इवन फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत एक्टिवली इंटरेस्ट दिखाता है। ये ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया है इन्होंने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल है बट स्टिल यू नीड टू नो। ट्री ऑफ लिबर्टी लगाता है सेरिंगापट्टनम में और ये जैकोबिन क्लब का मेंबर भी है। ओके, तो ये भी 2 लड़ाइयाँ और लड़ता है और चौथी लड़ाई में 4th एंग्लो मैसूर वॉर में लड़ते हुए टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज पंजाब। ओके, पंजाब, रंजीत सिंह जो है 1792 में अपीयर होके आते हैं और यहाँ पे एक पंजाब अलग स्टेट फाइंड करते हैं। पंजाब एक्चुअली शुक्र चकिया मिस्र को बिलोंग करते हैं, जो थोड़ा सिक्स के बारे में जानते हो जैसे जानते होंगे, और अगर आप नहीं जानते देन इसे रट लो, शुक्र चकिया मिस्र। तो लाहौर और अमृतसर कैप्चर करके पंजाब नया स्टेट बनाते हैं। और एक और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये है कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर गोल्डन डोम जो है, गोल्डन डोम, इन्होंने गोल्डन टेम्पल नहीं बनाया, गोल्डन डोम इन्होंने लगाया हुआ है रंजीत सिंह ने। और बाद में अंग्रेजों के साथ एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करते हैं, जिसके थ्रू ये डिसाइड होता है कि सतलज वुड एक्ट एज द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। ओके, मराठास। ओके, सो मराठास। ओके, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और आज हम फिर से देख रहे हैं चैप्टर 3 राइज ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट्स। इसका पार्ट 2 रह गया है। मराठा और राजपूत की बात करनी रह गई है, बाकी हम इंडिया को तोड़ चुके हैं। ओके, तो हाय, आई एम अभिषेक श्रीवास्तव। तो अब तक हमने देखा है कि गेम ऑफ थ्रोन्स से बात कर रहे थे और हम होम टीम की बात कर रहे हैं, जिसे हम मुगल्स की बात कर चुके हैं। हम बात कर रहे थे कि इनकी कैप्टनशिप बहुत वीक हो चुकी है। जो लेटर मुगल्स आए हैं 1707 के बाद, वो उतने एफिशिएंट लीडर्स नहीं है, वो इंडिया को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं। उसमें से हमने बात करी थी कि बंगाल टूट के अलग हो चुका है, अवध टूट के अलग हो चुका है, हैदराबाद अलग हो गया है, इसमें असफ जहाँ अलग हो गए हैं। उसी तरह कर्नाटक, मैसूर अपने आप में एक नया स्टेट एस्टैब्लिश हो गया है। फिर रंजीत सिंह बाद में आते हैं, पंजाब टूट के अलग होता है, काफी बात की कहानी, बट स्टिल एक पंजाब भी बनता है। और आज हमें देखना है थोड़ा मराठास को। ओके, मराठास थोड़ा सा राजपूत को देखेंगे तो थोड़ा समझते हैं मराठास की कहानी, बाजीराव मस्तानी की कहानी। ओके, तो होता ये है, ये मराठा एक्चुअली जो अंपायर दिखाई थोड़ी छोटी दिखाई है, ये थोड़े एक टाइम में काफी बड़ी अंपायर बनती है मराठास वाली। देखते हैं इसको ना। तो ये शुरू होता है सब कुछ, जो मराठास प्रोमिनेंट होते हैं वो शिवाजी से प्रोमिनेंट होते हैं। शिवाजी गोरिल्ला वॉरफेयर में काफी जो है निपुण थे। तो ये डेक्कन में
डेक्कन में टैक्स कलेक्ट करते थे। एक काइंड ऑफ टैक्स इस तरह का कलेक्ट करते थे कि हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, अपनी तरफ से अपने आप से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बाहर भी कोई आप पे अटैक करेगा तो हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये प्रोटेक्शन का पैसा था, सरदेश मुखी और चौथ नाम से कलेक्ट किया करते थे। तो शिवाजी डेक्कन में काफी प्रोमिनेंट हो रहे थे और इन्हीं के कंटेम्प्रेरी हैं औरंगजेब। औरंगजेब और शिवाजी में बन नहीं रही है। शिवाजी औरंगजेब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यही डेक्कन को स्टेबलाइज करने में औरंगजेब परेशान हो जाता है। तो 1627 से 1680 ये जो शिवाजी का टाइम है ये काफी चहल पहल का टाइम है, स्पेशली फॉर औरंगजेब। ना औरंगजेब और शिवाजी आपस में दोस्ती करने की कोशिश करते हैं बट वो वर्कआउट नहीं करता। औरंगजेब प्रूव्स टू बी वेरी एरोगेंट फॉर शिवाजी, तो वो जो है जो ट्रीटी होती है वो हो नहीं पाती। देन शिवाजी की 1680 में डेथ हो जाती है और सारा भार संभालते हैं संभाजी। 1680 टू 89 9 साल का बहुत छोटा सा टाइम है जो संभाजी के पास है। और 89 में संभाजी की डेथ के बाद राजा राम को राज्य संभालना पड़ता है, क्योंकि साहू जी जो होते हैं, साहू जी औरंगजेब की कैद में होते हैं, क्योंकि संभाजी का बेटा ही राजा बनना चाहिए था बट राज्य का भार आ जाता है राजा राम पर। राजा राम की डेथ के बाद उनका भार संभालते हैं शिवाजी सेकंड। इस पूरे टाइम में जो साहू जी हैं ये जेल में है, औरंगजेब के पास है। बट 1707 में याद करो जब औरंगजेब की डेथ होती है और हमने मुगल से बात करी थी कि बहादुर शाह जब जो है राजा बनता है तो वो इस साहू जी को रिलीज कर देता है ना। साहू जी रिलीज होने के बाद यहाँ पे दो मराठा के दावेदार हो गए, एक शिवाजी सेकंड और दूसरा साहू जी। ना साहू जी को बहादुर शाह रिकॉग्नाइज नहीं करता कि मराठा का लीडर है और उन्हें कोई सपोर्ट भी नहीं देता। और जब मुगल का राजा मुगल रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा तो ये शिवाजी भी रिकॉग्नाइज नहीं करते, कहते नहीं मैं ही राजा हूँ। स्पेशली इनकी माँ है ताराबाई, तो ये दोनों मिलके कहते नहीं नहीं राज्य हमारा है। तो मजबूरन साहू जी को इनके साथ लड़ाई करनी पड़ती है। तो साहू जी को इस लड़ाई में हेल्प करते हैं बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ यहाँ से एक प्रोमिनेंट पोस्ट बना लेते हैं, पेशवास। वो बालाजी विश्वनाथ साहू जी के वजीर है, दाहिने हाथ है, राइट हैंड है, आप कुछ भी कहना चाहो, बट ही इज अ काइंड ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत स्ट्रांग है। तो ये साहू जी की हेल्प करता है और फाइनली ये थोड़ा सा राज्य इनको मिल जाता है। बाकी जो प्रोमिनेंट राजा है यानी मराठास का जो राजा कहा जाएगा वो उसे कहा जाएगा साहू जी को। तो साहू जी किंग बन जाते हैं और उनका प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, वजीर बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है बालाजी विश्वनाथ। ये जो बालाजी विश्वनाथ है ये इस पेशवास की पोस्ट लगभग 7-8 साल संभालते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद एंट्री होती है बाजीराव मस्तानी की। बाजीराव मस्तानी ये 20 साल का जो टाइम है, ही इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। इसके बारे में तो खैर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो। तो 20 साल बहुत सारी लड़ाइयां लड़ता है, अंपायर को मैक्सिमाइज करता है, जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है जो है मराठास का, क्योंकि ये टाइम समझिए कि जो है मुगल्स बहुत वीक हो चुके हैं। इस बात का फायदा उठाता है बाजीराव और मराठा अंपायर को एक्सटेंड करने की कोशिश करता है। बट 1740 में इसकी डेथ हो जाती है और ये जो एक्सटेंशन था ये उतना आगे नहीं बढ़ पाता। इसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव 1740 से 61। इसकी बात और आगे करेंगे हम, बट अभी इतना समझ लेते हैं कि एक प्रोमिनेंट अंपायर जो है मराठास ये साउथ में काफी पॉपुलर हो चुकी है। ओके, राजपूत की अगर हम बात करें, राजपूत एक्चुअली जो है यहाँ पे ये जो पार्ट है राजस्थान वाला जो पार्ट है दैट इज अंडर राजपूत, ये हमेशा से ही मुगल्स की हेल्प करते रहे हैं। तो एक अलग सी एम्पायर रही है और मैक्सिमम लोग इसमें ये जो प्रिंसेस हैं ये आज़ाद रहते हैं बाद तक। तो ये अंग्रेजों के साथ सब्सिडी अलायंस वगैरह साइन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब तक हमने देखा कि जो ये जो गेम चल रहा है इसमें जो होम टीम है ये होम टीम में एकता नहीं है, दोस्ती नहीं है, एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे हैं। इसे टीम कहना ही गलत है एक्चुअली, क्योंकि ये टीम है ही नहीं, ये एक दूसरे की हेल्प करने ही नहीं वाले। क्योंकि जब एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ने वाले, ये कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अंग्रेजों की हेल्प लेके एक दूसरे को मार के खत्म कर लें ताकि हमारा रास्ता आसान हो जाए। इसमें क्या है कि ये इनको डिफेंस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, या ऐसा कहना चाहिए इनके अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे अगर हम इंडिया को देखें, ये जो टूटा हुआ जो मैप है, इंडिया बिखर चुका है। एक बड़ी अंपायर नहीं है कि अगर कोई बाहर से अटैक करे तो उसको डिफेंस करे। ये सब छोटे छोटे अब एक एक करके तोड़ना शुरू करेंगे। बंगाल को हरा दो, कर्नाटक को हरा दो, मैसूर को हरा दो। और दुख की बात यह है जब मैसूर को हराओ तो इन लोगों से मदद भी ले लो, ये दुख की बात है। तो क्या होगा कि बहुत ही आसान हो जाएगा
कि कोई भी जैसे फॉरेनर, जैसे ब्रिटेन अगर जीतता है, ब्रिटिशर्स अगर जीतते हैं, अभी देखेंगे आगे कौन जीतेगा, तो जो भी जीतेगा उनके लिए एक एक करके इसको हराना बहुत आसान है और इंडिया को सब्जुगेट करना बहुत आसान है। इट्स लाइक अ केक वॉक फॉर देम, है ना। तो वो सीन क्रिएट हो चुका है कि आप बस आओ और हरा लो। ओके, तो आगे हम देखेंगे कि ये विजिटिंग टीम जो है, नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं कि विजिटिंग टीम में कौन पहले आया, उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट उनके साथ एसोसिएटेड है, और फाइनली हम देखेंगे कि इंग्लिश जो है इन सब में विजयी होते हैं। तो फाइनली जो इंग्लिश है, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, थोड़ा समझेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यही लास्ट में रह जाती है और इन सब लोगों को किनारे कर दिया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर में इसका वेट करते हैं। थैंक यू। Hello friends, myself Abhishek Srivastava and welcome to this awesome series Crash Course on Modern History. Now we will understand this chapter 4, European Global Adventurism. Okay, अब तक हमने ये देखा कि 1707 तक औरंगजेब की जो अंपायर थी वो मैक्सिमम एक्सटेंट पे थी, बट औरंगजेब की डेथ के बाद ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है। और हम ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, तो हमने पूरी जितने भी कैरेक्टर्स उनको कैटेगराइज किया। तो एक बार हम ये बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि जो होम टीम थी, जो मुगल्स थे, वो किस तरह छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट अप हुए हैं। आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि जो दूसरे टीम आने वाली, जो बाहर से लोग आने वाले हैं, वो किस तरह से आए, वो क्या सीक्वेंस थी, क्या कहानी थी। ओके, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि बाहर से ये पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, ये किस तरीके से इंडिया में आए। ओके, तो 15th सेंचुरी की बात करें तो ट्रेडिंग में दो मेजर प्लेयर थे, एक था इटली और दूसरा था टर्की। यहाँ पे देखते हैं इटली जो है वो यूरोपियन ट्रेड पे पूरा हावी था, प्लस ये जो टर्की था, ये ऑटोमन एम्पायर जो हुआ करती थी, ये इस पूरे ट्रेडिंग रूट को कंट्रोल कर रहा था, ये सारे ट्रेडिंग रूट को कंट्रोल कर रहा था। तो हुआ ये कि जो बाकी का यूरोप था उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा एक्सेप्ट टू एक्सप्लोर न्यू ट्रेड रूट्स। नए ट्रेड रूट्स अगर इनको चाहिए थे, ये बाकी के यूरोप को अगर नया ट्रेड रूट चाहिए था, तो डेफिनेटली दे कैन नॉट यूज दिस मेडिटेरेनियन सी या फिर दिस ट्रेड रूट। उन्हें कुछ चाहिए था कि वो इस डायरेक्शन में जाएं, या इधर से कुछ निकल के इंडोनेशिया पहुंच जाए, ऐसे घूम के कहीं पहुंच जाए, या फिर इधर कहीं चले जाए, या इस साइड आ जाए। तो वो इस तरह का कुछ नया ट्रेड रूट चाहिए था। तो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई। दो इंपॉर्टेंट एक्सप्लोरेशन हुए, एक कोलंबस ने किया, दूसरा वास्को दा गामा। कोलंबस वॉज फ्रॉम स्पेन, उसने 1492 में अमेरिका ढूंढ लिया, बट वो ढूंढने निकला था एक्चुअली इंडिया। उनको ये लग रहा था कि अगर इधर से हम जाएंगे और सीधे जाते जाएंगे तो हमें इंडिया मिल जाएगा। उन्हें ये नहीं पता था कि बीच में ये लैंड भी जैसा कुछ पड़ता है, एंड गलती से इंस्टेड ऑफ इंडिया उसने अमेरिका ढूंढ लिया, और अपनी डेथ तक उसे नहीं पता था कि उसने अमेरिका ढूंढा हुआ है। ऑन द अदर हैंड वास्को दा गामा पोर्चुगल से निकले और केप ऑफ गुड होप के थ्रू होते हुए इन 1498 ही रीच्ड कैलीकट। तो रूट अगर देखें तो ये इधर से सीधे अमेरिका पहुंच गया, इनको लगा इंडिया आ गया। ऑन द अदर हैंड वास्को दा गामा इधर से धीरे धीरे होते हुए यहाँ अफ्रीका पहुंचे। यहाँ पे एक इनको इंडियन ट्रेडर मिला, गुजराती था, इब्न मजीद के साथ वो वापस इंडिया आ गए और वो कैलीकट में लैंड हुए। तो इस तरह से ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1498, जब ये रूट खुला है, जब आप आ सकते हो यहाँ पे आने, ट्रेड कर सकते हो इस रूट के थ्रू एक्सप्लॉइट कर सकते हो, इन्वेड कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पोर्चुगीज से, जो वास्को दा गामा वाली कहानी थी। वास्को दा गामा का स्वागत किया था जैमोरिन, लेकिन ये जैमोरिन पे भारी पड़ गया था। बाद में पोर्चुगीज जैमोरिन पे अटैक कर देते हैं, प्लस वहाँ पे जो भी मुस्लिम ट्रेडर्स हैं उन पे अटैक करते हैं, उनको प्रोसिक्यूट करते हैं। और कोची जो था, कैलीकट जो था, कोचीन जो था, वो हेडक्वार्टर बन जाता है पोर्चुगीज का। तो कोची में जो है पहले हेडक्वार्टर बनाते हैं, और धीरे धीरे क्या करते हैं, पोर्चुगीज सोचते हैं कि अब तो और ऊपर चलने का वक्त आ गया है, ये धीरे धीरे पूरा एक्सप्लॉइट करने का वक्त आ गया है। तो जब वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो उतना सक्सेसफुल नहीं होते, बट ऑन द कोस्ट उनका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस डेवलप होने लगता है। वेरी सून इन 1508 वो एक बड़ा चैलेंज बन जाते हैं वहाँ के लोकल रूलर्स के लिए। और गुजरात जब वो पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वहाँ का जो रूलर था वो थोड़ा थ्रेट एंड फील करता है। तो महमूद बेगारा गुजरात का रूलर प्लस टर्की एंड इजिप्ट के सुल्तान, ये क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि यही तो थे जो पहले इस रूट स्ट्रेट को मोनोपोलाइज कर रहे थे। अब इन्हीं के ट्रेडर्स को परसिक्यूट किया जा रहा है। तो ये तीनों मिलकर अटैक करते हैं पोर्चुगीज पे, और जाहिर सी बात है पोर्चुगीज यहाँ पे हार जाते हैं।
यहाँ पे समय गवर्नर थे पोर्चुगीज के अल्फोंसो दी अल्मेडा। ओके, बट वेरी सून एक ही साल बाद बैटल ऑफ दी होती है 1509, जिसे पोर्चुगीज इस बात का बदला लेते हैं और अंडर द गवर्नर अल्फोंसो डी अल्बुक्वेर्के वो लोग जीत जाते हैं। इवन एक ही साल बाद वो गोवा कैप्चर कर लेते हैं बीजापुर उधर से। तो यहाँ से जो गोवा है, ये गोवा एक इम्पोर्टेंट जो है लोकेशन बन जाता है पोर्चुगीज के लिए, बिकॉज यहाँ से ये गोवा सारी जो भी ये जो पूरा एरिया है अरेबियन सी वाला, ये पूरा एरिया कंट्रोल किया जाएगा थ्रू गोवा। तो गोवा इज स्ट्रैटेजिकली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इवन ये जो अरेबियन सी है, पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस यहाँ पे इतना ज्यादा होगा कि दिस अरेबियन सी वाज नाउ कॉल्ड एज पोर्चुगीज लेक। ओके, तो इस तरह से पोर्चुगीज स्टैब्लिश हो जाते हैं इधर। स्पेशली ये जो पार्ट है, जो वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे पोर्चुगीज की इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये आए थे कैलिकट में, कोचिन को हेडक्वार्टर बनाया इन्होंने, और फिर कैनानोर भी इनका था। गोवा को इन्होंने बाद में हेडक्वार्टर बनाया, दीव में लड़ाई लड़ी, और दमन इनके अंडर आता है। अभी भी दमन जो है, दमन में पोर्चुगीज हैं। ओके, एंड बॉम्बे एंड पसीन, ये सारे इनके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हुआ करते थे। और लगभग 100 साल तक इनको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। एक छत्र राज्य जो कहा जाता है, ये पूरा ये एक छत्र राज्य था। ट्रेड इनका, पोर्ट्स इनके, जहाज इनके, और इवन अगर मुगल्स के जो है जहाज भी इनके थ्रू जाते थे तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। ओके, ऑलमोस्ट एक साल बाद डच जो है जागते हैं कि चलो हमें भी ये बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड है, हमें भी स्टार्ट करना चाहिए। तो 1602 में एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है जो इधर इंडिया में आके ट्रेडिंग करना चाहती है। और लगभग 3 साल बाद पहली फैक्ट्री डच मसूलीपट्टनम में लगाता है। दिस इज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, और ऐसे छोटे मोटे एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। ओके, ये अपना हेडक्वार्टर पहले बनाते हैं पुलिकट, और बाद में नागपट्टनम को अपना हेडक्वार्टर बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि मसूलीपट्टनम है, ये पहले यहाँ पे फैक्ट्री सेट करते हैं, और फिर पुलिकट को हेडक्वार्टर बनाते हैं, एंड लेटर ऑन नागपट्टनम को हेडक्वार्टर बना देते हैं। ओके, जस्ट मिनट। हाँ, तो धीरे धीरे क्या होता है कि पोर्चुगीज की जो इन्फ्लुएंस होती है वो डच टेक ओवर कर लेते हैं, पोर्चुगीज को रिप्लेस कर देते हैं। बट बाद में क्या होता है कि डच को ब्रिटेन रिप्लेस कर देता है। 1667 आते आते डच जो होता है, डच और ब्रिटेन में ये पैक्ट साइन हो जाता है कि ऐसा करो, आप इंडोनेशिया में रहो, हमें इंडिया दे दो। और वो और नहीं लड़ना चाहते होते हैं, तो दे वर कॉर्नर टू इंडोनेशिया। बाद में 1759 में बैटल ऑफ बेदारा, ये वेस्ट बंगाल में हुगली के पास एक जगह है बेदारा। तो बैटल ऑफ बेदारा में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स पूरी तरह से इनको खत्म कर देते हैं, टोटल कोलैप्स हो जाता है, इनका इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं रह जाता। ओके, तो इसके बाद आते हैं इंग्लिश। तो पहले आए थे पोर्चुगीज, फिर डच, और फिर इंग्लिश। जब ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर्ड हुई 1599 में, और उनको जो है राइट्स दिया गया कि आप ठीक है, आप केप ऑफ गुड होप के राइट साइड में आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो क्या था कि अगर आपको कहीं ट्रेड करना है, नई कंट्री में ट्रेड करना है, तो पहले अपना एक दूत भेजना पड़ेगा। तो कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया जहांगीर के कोर्ट में। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आए और उन्होंने बोला कि नहीं, हमें फैक्ट्री लगानी सर। इनको जहांगीर को कन्विंस करने की कोशिश करी, एंड जहांगीर वॉज कन्विंस, उन्हें अलाउ कर देता, ठीक है अच्छा एक फैक्ट्री सेटअप कर लो। तो पहली फैक्ट्री लगाते हैं मसूलीपट्टनम, बट मसूलीपट्टनम इज इन साउथ इंडिया, ये मुगल एम्पायर का पार्ट नहीं है। जो मुगल एम्पायर में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई है वो है सूरत। बट ये बात किसको अच्छी नहीं लगेगी? पोर्चुगीज को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। पोर्चुगीज इस बात को अपोज करेंगे, और बैटल होगी 1612 में, बैटल ऑफ स्वालीहोल में पोर्चुगीज वर डिसाइसिवली डिफीटेड। पोर्चुगीज यहाँ से इनका इन्फ्लुएंस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, यहाँ से ब्रिटेन इनके ऊपर पूरा टेक ओवर कर लेता है। और इसमें कैप्टन बेस्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका रही है, जो यहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे थे। ओके, तो धीरे धीरे जब 1650 मतलब ये 5-7 साल हो जाते हैं, तो ब्रिटेन को लगता है कि ये जो जहांगीर से पहले हम जो ऑर्डर्स लेके आए थे, दे आर नॉट सफिशिएंट। उन्हें लगता है कि नहीं, कुछ और मिल जाता, थोड़ा सा जो है और अच्छे राइट्स मिल जाते, हमको प्रिविलेजेस थोड़े बढ़ जाते। पहले तो उसने सूरत बोला है, वो जो है कुछ और बोल दे कि हाँ 2-4 जगह और फैक्ट्री लगा दो तो बहुत अच्छा होगा। तो फिर एक दूसरा बंदा भेजा गया थॉमस रो को जहांगीर कोर्ट में कि जाओ कुछ और लेके आओ। तो ये जो थॉमस रो जहांगीर कोर्ट में आते हैं, तो इनको एक फरमान इशू किया जाता है कि अब आप कहीं भी फैक्ट्री लगा सकते हैं मुगल एम्पायर में।
ओके और ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो ये डच के न्यूज़पेपर में छपी है कि जहांगीर बैठे हुए हैं और यहाँ पे थॉमस रो आए हैं कि सर ये थोड़ा फरमान फरमानी शुरू कर दी। तो जियो पॉलिटिकली ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट थी। ओके तो धीरे धीरे जो है ब्रिटेन और फैलने लगता है। 1640 में मद्रास में एक फोर्ट बनाता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ओके तो और एक और चीज होती है, एक तो जो है कहीं भी फैक्ट्री लगा सकते हैं, दूसरी साइड क्या हो रहा है, घर पे क्या हो रहा है, घर पे किंग चार्ल्स टू की शादी हो जाती है पोर्चुगीज की प्रिंसेस से, और पोर्चुगीज उठा के बॉम्बे दहेज में दे देते हैं ब्रिटेन को। ग्रेजुअली ये लोग और इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है, इनको जमींदारी राइट्स मिल जाते हैं गोविंदपुरी कैलिकटा सुतीनाता के। अब ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि जमींदारी राइट्स मिल जाना कहीं पे, अब आप वहां पे उस जगह को वर्चुअली ओन कर रहे हो, वहां से आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। ओके और यही जो रीजन है गोविंदपुरी कैलकाटा और सूतानती वाला, ये रीजन ही बाद में कैलकाटा बनता है। और इसी कैलकाटा में ये लोग एक और फोर्ट बनाते हैं, फोर्ट विलियम। ओके नाउ 1707 में याद करो, हम बात कर चुके हैं कि औरंगजेब की डेथ हो चुकी है और उसके बाद बहादुर शाह और काफी रूलर्स आ जाते हैं। उसके बाद चेंज ऑफ पावर होता रहता है। तो जो है ब्रिटेन को लगता है कि ना ये जो पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, तो अब जो मुगल एम्पायर 1717 में जो मुगल एम्पायर है, इससे चल के एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि जो पहले जो फरमान इशू किए गए थे वो सब वैलिड है ना, ऐसा तो नहीं खत्म हो गए। तो फारूक सियार के पास जाते हैं और फारूक सियार इस बात को एक्नॉलेज करता है कि नहीं सारे प्रीवियस फरमान आपके जो है वैलिड हैं, ठीक है आप ट्रेडिंग करो, हमको बस पैसे देते रहो। प्लस उनको थोड़े और पावर्स उनको इशू करता है ना। बाद में इतना पावरफुल होने के बाद और प्लस मुगल एम्पायर धीरे धीरे हम बात कर रहे हैं कि वो खत्म हो रही है, टूट के बिखर गई है। तो अब ये जो है अपने असली रूप में आते हैं, लड़ाइयां भिड़ाइयां शुरू करते हैं। 1759 में बैटल ऑफ बेदारा हम बात कर चुके हैं, डच को हरा देते हैं और अगले ही साल फ्रेंच को भी इरेडिकेट कर देते हैं बैटल ऑफ वंडी वॉश में। ओके बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल इज बैटल ऑफ प्लासी। अभी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। ओके ये ध्यान रखो कि ये ट्रेडिंग करने आए थे, ट्रेडिंग करते करते ये लड़ाइयां लड़ने लग गए हैं। अब बैटल ऑफ प्लासी डिसाइसिवली इंपॉर्टेंट बैटल फॉर इंडियन कंटेक्स्ट। इंडियन से लड़ाई हुई है, बंगाल के नवाब, अब तक ये पोर्चुगीज और उनको ही हरा रहे थे, अब ये नवाब ऑफ बंगाल को हरा दिया इन्होंने, सिराजुद्दौला को हरा दिया है। और सिराजुद्दौला को हराने के बाद अब बंगाल इज स्ट्रेटेजिकली फॉर ट्रेड वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां से ट्रेड पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है अगर किसी के हाथ में कोलकाता या वेस्ट बंगाल हो। ओके तो सिराजुद्दौला को हराने के बाद इंडिया में कोलकाता में इनका एक बहुत अच्छा वर्चस्व बन जाएगा और यहाँ से ग्रेजुअली धीरे धीरे इनका क्या होगा कि इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जाएगा। ओके तो इसके आगे की बात करेंगे हम इसके राइज में कि ब्रिटेन एम्पायर कैसे राइज हुई है। अभी खाली फॉरेनर्स की बात कर। ओके तो इसके बाद आते हैं फ्रेंच 1664 में, मतलब ब्रिटेन के भी आने के 60 साल बाद फ्रांस वाले आ रहे हैं। तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में लगाई, हेडक्वार्टर इनका पौंडीचेरी था। साउथ इंडिया में फ्रेंच का बहुत स्ट्रांग होल्ड था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, और मैसूर के साथ इनके बड़े कॉर्डियल रिलेशन हुआ करते थे। नाउ तो 1660 तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी क्या होता है कि जब ये जो है आते हैं इंडिया में आते हैं और जो ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो एक टाइम आता है ये 1742-1740 वाला जो टाइम है जब ब्रिटेन अपने वर्चस्व पे है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है इंडिया में, और जब फ्रांस उसके ट्रेड को चैलेंज करता है तो ऐसा नहीं खाली इंडिया में, ग्लोबली एक एंग्लो फ्रेंच राइवलरी स्टार्ट होती है। ये घर पे भी लड़ रहे होते हैं, अमेरिका में भी आपस में लड़ रहे होते हैं, इंडिया में भी आपस में लड़ रहे होते हैं। और इसी बीच इंडिया में आता है डुप्लेक्स। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंच गवर्नर ऑफ इंडिया, इसका नाम याद कर लो, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स क्या करता है, ब्रिटेन को हराना शुरू करता है इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी कई बार हारती है डुप्लेक्स से। और ये 1744 से 1763 जो टाइम है, इसमें कर्नाटिक वॉर्स होती हैं, इन्हें एंग्लो फ्रेंच वॉर्स भी कहा जाता है। तो लड़ाई होती है, फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई होती है। और 1754 में क्या होता है कि डुप्लेक्स को वापस बुला लिया जाता है और इसके बाद बहुत आसान हो जाता है फ्रेंच को हराना। 1760 में बैटल ऑफ वंडी वॉश में फ्रेंच वर डिफीटेड, और इसके बाद फ्रेंच को मजबूरन ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। और इस ट्रीटी के थ्रू ये डिसाइड होता है कि दे कुड नॉट कीप एन आर्मी इन इंडिया, दे हैव टू लिव अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ब्रिटेन। ओके तो यहां तक हमने ये देखा कि सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे। पोर्चुगीज को
बैटल ऑफ सॉलिहुड में ब्रिटेन ने हरा दी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया। उसके बाद डच आए थे, डच को बैटल ऑफ बेदारा में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया। और फिर लास्ट में फ्रेंच आए थे, जिन्हें सबसे पहले भगाया था, इनको बैटल ऑफ वंडीवॉश में हरा दिया। तो ये तीनों हार चुके हैं और अब सिर्फ इनकी तरफ से लड़ेगा कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ द रेस्ट ऑफ द गेम इज ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस द स्प्लिटेड पार्ट ऑफ मुगल। तो ये कहानी अब समझनी है कि ये लड़ाई कैसे हुई, कैसे इंग्लिश ने इनके ऊपर टेक ओवर कर लिया और फिर जो ब्रिटेन साम्राज्य था इंडिया में स्थापित किया। ओके, तो प्लीज कीप वॉचिंग। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव एंड वेलकम टू दिस ऑसम सीरीज क्रैश कोर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। और आज हम शुरू करने वाले हैं गेम ऑफ थ्रोन्स। ओके, तो जो है हमने बात करी थी कि 1707 में औरंगजेब की जो अंपायर थी, जब औरंगजेब की डेथ हुई तो वो मुगल अंपायर जो थी वो अपने मैक्सिमम एक्सटेंट पे थी, बट वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है। अवध अलग हो जाता है, बंगाल अलग हो जाता है, सब अलग हो जाते हैं क्योंकि कोई भी बड़ा एफिशिएंट लीडर नहीं मिलता। ओके, फिर हमने बात लास्ट चैप्टर में करी कि एक विजिटिंग टीम बाहर से आई थी। ये हमारी जो मुगल टीम स्प्लिट हुई है और प्लस ये जो विजिटिंग टीम बाहर से आई थी उसमें इंग्लिश ने पोर्चुगीज को भी हरा दिया, डच को भी हरा दिया और फ्रेंच को भी हरा दिया। आज ये इंग्लिश और फ्रेंच वाला थ्रेड वापस पकड़ के स्टार्ट करेंगे कार्नेटिक से और हम ये देखेंगे कि ये जो टीम, जब दोनों टीम आपस में लड़ती हैं तो किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो किस तरह से जीतते हैं। ओके, तो आज ये बात थोड़ी सी हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जैसा कि हम लास्ट चैप्टर में बात कर रहे थे ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच, तो फ्रेंच जो थे वो बेसिकली इस साइड थे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं जैसे मद्रास हो गया, कडलोर हो गया, देन पौंडीचेरी इज इंपॉर्टेंट, मद्रास इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो 1742 में होता क्या है कि ब्रिटेन और फ्रांस में लड़ाई हो रही है यूरोप में। ओके, और डुप्लेक्स बन जाते हैं फ्रेंच गवर्नर इंडिया के उसी टाइम में और यहां पे स्टार्ट होती है कार्नाटिक वॉर्स। नाउ क्या होता है कि जो है 1745-48 की हम बात कर रहे हैं, जब पहली कर्नाटक की लड़ाई हो रही है, फ्रेंच जो है मद्रास को कैप्चर कर लेते हैं जो कि ब्रिटिश का ट्रेडिंग पोर्ट है। ओके, इंग्लिश कैप्चर कर लेते हैं पौंडीचेरी। वो ये सोच के कैप्चर करते हैं कि जो है वी कैन जो है ट्रेड ऑफ कि आप अपना पौंडीचेरी रख लो, हमको हमारा मद्रास वापस कर दो। तो इस तरह की कुछ बात सोच के जो है इंग्लिश पौंडीचेरी को कैप्चर करते हैं, लेकिन जो है पौंडीचेरी कैप्चर कर नहीं पाते। ओके, सक्सेसफुल नहीं रहते, खाली कोशिश करते हैं कैप्चर करने की। ओके, बट इंग्लिश जो है फ्रेंच शिप्स जो होती हैं उनको थोड़ा सा कई शिप्स को कैप्चर कर ले जाते हैं। प्लस इंग्लिश अपील करते हैं नवाब अनवरुद्दीन को कि ठीक है, हमारा मद्रास किसी तरह वापस दिलवा दीजिए, है ना, थोड़ी हमारी हेल्प कर दीजिए। नवाब अनवरुद्दीन फ्रेंच को बोलते हैं कि हाँ ऐसा करो, बट जो है फ्रेंच नवाब अनवरुद्दीन को ही डिसोबे कर देते हैं और नवाब से लड़ाई हो जाती है। बैटल ऑफ सैंथोम में नवाब हार जाता है। ठीक है, बट फिर वही जियोपॉलिटिक्स बीच में आ जाती है। जो फ्रांस और ब्रिटेन की जो केमिस्ट्री है यूरोप में, उसकी वजह से मद्रास को वापस देना पड़ता है। तो वही बात हो गई कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आना, या इतनी लड़ाई भिड़ाई भी करी और फाइनली वो मद्रास वापस ही देना पड़ा। ओके, इसके बाद क्या होता है कि जो है सिचुएशन कुछ इस तरह की बनती है कि हैदराबाद में जो असफ जाह होते हैं, जो निजाम होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और थ्रोन को जो है क्लेम करने के लिए दो लोग आते हैं। एक होते हैं मुजफ्फर जंग जो उन्हीं का पोता है और दूसरे हैं नासिर जंग जो उन्हीं का बेटा है ना। इनकी आपस में लड़ रहे हैं। प्लस चंदा साहिब जो है क्लेम करते हैं नवाब अनवरुद्दीन से, जो है नवाब बनने के लिए क्लेम करते हैं कि नहीं, मैं नवाब जो बनना चाहता हूं। तो यह दो क्लेमेंट हैं, एक है चंदा साहिब और दूसरा मुजफ्फर जंग। मौका अच्छा होता है और इन दोनों को सपोर्ट करते हैं फ्रेंच। इन दोनों को सपोर्ट करने के बाद होता क्या है कि जो है सेकेंड कर्नाटिक वॉर स्टार्ट होती है, जिसमें नवाब अनवरुद्दीन मारे जाते हैं और चंदा साहिब बन जाते हैं नवाब। दूसरी तरफ मुजफ्फर जंग निजाम बन जाते हैं, यानी इधर निजाम भी अपना हो जाता है और कर्नाटक में नवाब भी अपना हो जाता है। ओके, नाउ होता क्या है कि अब इनको पौंडीचेरी भी मिल जाती है और प्लस मसूलीपट्टनम भी मिल जाता है। ओके, और डुप्लेक्स जो होता है, डुप्लेक्स का होल्ड बहुत अच्छा हो जाता है। जो ईस्ट कोस्ट जो होता है, ईस्ट कोस्ट जो मुगल डोमिनियन का है, उसका गवर्नर बन जाता है वो, यानी कृष्णा से लेके कन्याकुमारी पूरा डुप्लेक्स के हाथ में आ जाता है। ओके, बट इसको चैलेंज करते हैं रॉबर्ट क्लाइव, इंग्लिश के रॉबर्ट क्लाइव आर्कट यानी जो कर्नाटक की जो कैपिटल है आर्कट पे अटैक करते हैं और फ्रेंच को हरा देते हैं। नाउ यहां से भी फ्रेंच रिकवर कर लेते, बट फिर वही जियोपॉलिटिक्स बीच में आ जाती है और डुप्लेक्स को वापस बुला लिया जाता है। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हो जाती है और फिर से वही वापस सिचुएशन हो जाती है। ओके, अब ये जो ज्यादा दिन शांति नहीं रहती और जो है यूरोप में फिर से एक 7 ईयर वॉर स्टार्ट होती है। 7 ईयर वॉर एक्चुअली इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की लड़ाई है। तो जहां भी पूरे ग्लोब में फ्रांस और इंग्लैंड आसपास होते हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं।
तो जो है इंडिया में भी सेम ऐसा ही होता है, फ्रांस और ब्रिटेन आपस में लड़ने लगते हैं, बट इस बीच में एक चेंज आ गया होता है, इनफैक्ट दो चेंज आ गए हैं। एक तो डुप्लेक्स जा चुके हैं और दूसरा बैटल ऑफ प्लासी हो चुकी है। बैटल ऑफ प्लासी में इंग्लिश जीत चुके हैं और अब इनका कंट्रोल सुपीरियर है, ये ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, तो जैसा कि एक्सपेक्टेड है बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश होती है 1760 में, और 1760 में फ्रेंच कंक्लूसिवली हार जाते हैं। तो यहां से फ्रेंच का जो रोल है वो ओवर है, वो पौंडीचेरी में सिमट के रह जाते हैं। 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, जिसमें यह डिसाइड होता है कि फ्रेंच अब आर्मी नहीं रख सकते और फोर्टिफिकेशन भी नहीं कर सकते। अगर वो इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं, इन दैट केस उनको इंग्लिश प्रोटेक्शन के अंडर ट्रेड करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह फ्रेंच वाला काम ओवर हुआ, बट बीच में बात करी है बैटल ऑफ प्लासी की। ओके, तो बैटल ऑफ प्लासी 1757, ये तो अब तक जो लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई में क्या था कि फॉरेनर्स आपस में लड़ रहे थे। इंग्लिश डच से लड़ रहा है, इंग्लिश जो है पोर्चुगीज से लड़ रहा है, इंग्लिश फ्रेंच से लड़ रहा है। बट बैटल ऑफ प्लासी ये पहली ऐसी लड़ाई है जिसमें खुलकर एक इंग्लिश चैलेंज कर रहा है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो चैलेंज कर रहे हैं इंडियन रूलर्स को। ओके, तो ये जो है एक टर्निंग पॉइंट है, वाटरशेड ईयर है बैटल ऑफ प्लासी 1757। तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना तो कम से कम जरूर रख लें। ओके, तो कर्नाटक ऑलरेडी जो है अपने हाथ में है, और एक बंगाल की अब हम बात करने जा रहे हैं ना। ब्रिटिशर्स बंगाल में एक्चुअली क्या कर रहे थे, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश को अब तक बहुत सारे जो है फरमान्स मिले हुए थे, बहुत सारी प्रिविलेजेस मिली हुई थी, जिनमें वो दस्तक यूज करते थे। दस्तक मींस दस्तखत, दैट इज सिग्नेचर। तो सिग्नेचर का मिस यूज करके वो ट्रेडिंग का पैसा नहीं देते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं देते थे, उनके लिए फ्री ट्रेड चल रहा था। नाउ होता क्या है कि जैसे बंगाल एक जो है खुद अपने आप में एक ट्रेडिंग पोर्ट है, और वहां पे अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं दोगे तो यहाँ की इकोनॉमी चल नहीं पाएगी। इस बात से परेशान थे वहां के नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कहते हैं कि भाई जो है एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये जो अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो ये काम नहीं चलेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई आप जो है हमारे यहाँ ट्रेडिंग कंपनी है, और ट्रेडिंग कंपनी को फोर्टिफिकेशन की जरूरत क्या है, तो ये जो कैलकाटा में फोर्टिफिकेशन चल रहा है इसको बंद करो। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, दोनों ही बातों का उल्लंघन करते हैं, कहते हैं नहीं हम ये दोनों बात मानने वाले नहीं है। और एक बड़ी इवेंट होती है ब्लैक होल इवेंट। ब्लैक होल इवेंट ऐसा निकनेम टाइप का है। नवाब क्या कहते हैं कि जब ये बात नहीं मानी जाती तो नवाब जो है सीज कर लेते हैं कि जो कासिम बाजार वाली फैक्ट्री होती है उसको सीज कर लेते हैं, प्लस जो फोर्ट विलियम होता है कैलकाटा का उसको भी कैप्चर कर लेते हैं। वहां करते क्या है कि जो गोरे होते हैं, जो ब्रिटिशर्स होते हैं, उनको एक रूम में बंद कर देते हैं, और सुबह जब रूम खोला जाता है, वो डार्क सा रूम होता है, जब सुबह खोला जाता है तो अगर 125 लोग बंद थे तो 25 ही लोग बचे होते हैं। तो ये जो इवेंट है इसको ब्लैक होल इवेंट कहा जाता है। प्लस नवाब यहाँ पे रुकते नहीं है, वो अपनी कैपिटल वापस आ जाते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। ओके, बट यहां ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्लानिंग चल रही है। रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि नहीं ये मौका अच्छा है, एडमिरल वॉटसन के साथ मिलके वो अपने आप को रीइंफोर्स करता है और मद्रास से कूच कर देता है कैलकाटा की तरफ। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगता और कैलकाटा को कैप्चर कर लेता है। नाउ पहली बात तो उसने अपनी जो है अंग्रेजों की हार हुई है, जो ब्लैक होल इवेंट हुई है, उसका वो बदला ले चुका है। लेकिन वो एक और बात सोचता है कि यार ये मौका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया मौका है, हमारी ऑलरेडी बंगाल से लड़ाई तो हो ही गई है, छोटी सी सही, कैलकाटा में लड़ाई हो गई है, तो क्यों ना इस इवेंट का, इस मौके का फायदा उठाया जाए और क्यों ना पूरा बंगाल जीत लिया जाए। पर बंगाल को हरा पाना इतना आसान नहीं था। सिराजुद्दौला की आर्मी को हरा पाना एक ट्रेडिंग कंपनी के लिए इतना इस्टेब्लिश नहीं हुए थे अभी ये। ओके, तो अगर इनको हराना था तो उसने एक चाल चली, जो मीर जाफर था। मीर जाफर एक्चुअली सिराजुद्दौला का, जो सिराजुद्दौला है, मीर जाफर इनका मीर बख्शी है, आप प्रधानमंत्री मान सकते हो, मुख्यमंत्री मान सकते हो। तो मीर जाफर को जो है ये लोग लालच देके अपनी साइड मिला लेते हैं। ठीक है, और बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में। मीर जाफर तो ऑलरेडी, जब आपका प्रधानमंत्री ही दूसरी साइड मिला हो तो जाहिर सी बात है कि आपका जीतना इम्पॉसिबल है, और नवाब हार जाते हैं। मीर जाफर को यहाँ पे गद्दी पे बिठा दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो यहाँ ब्रिटिशर्स का फायदा बहुत हुआ है। पहली बात तो अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है इनका फ्री ट्रेड हो गया, बंगाल में एक बहुत अच्छी पोजीशन मिल गई है, प्लस 24 परगनास की जमींदारी मिल गई। ठीक है, कि अब जो है तो भाई टैक्स भी कलेक्ट करने लग गए, रेवेन्यू लेने लग गए लोग। ठीक है, प्लस जो भी नुकसान हुआ उसका कंपेंसेशन कौन भर रहा है, नवाब। प्लस एक बहुत स्ट्रांग होल्ड मिल गया इंडिया में।
ओके, बहुत स्ट्रांग होल्ड। अब तक जो है क्या था कि इस कंपनी की हालत ये थी कि अब तक ये परमिशन मांगती थी कि सर क्या सूरत में फैक्ट्री लगा लें, सर क्या मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगा लें। आज ये है कि ये मेजर कंटेंडर बन गए, इंडियन एम्पायर को चैलेंज कर सकते हैं कल ये। प्लस यहां से ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट होता है, ठीक है, यहां से रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटेन जा रही है, यहां से पैसा लेके ब्रिटेन जा रहा है। ओके, इसी सीन में एंट्री हो जाती है अवध और मुगल की भी, ठीक है। तो बंगाल, अवध और मुगल एक तरफ और ब्रिटिश एक तरफ, फिर लड़ाई होती है। ऐसा लगता है कि इन तीनों को जीत जाना चाहिए, पर यहाँ एक बड़ा झटका लगता है इंडिया को। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, 1764 बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। ओके, तो ये समझते हैं जरा क्या हुआ। नाउ मीर जाफर, आपको याद हो मीर जाफर भी बात कर रहे थे, मीर जाफर को बना दिया पपेट किंग। सारी बातें मीर जाफर को माननी पड़ेंगी, बट कुछ ही दिनों में मीर जाफर को समझ में आता है कि उसे राजा नहीं बनाया, बेवकूफ बनाया। क्योंकि जो है सारी बातें जो है, सारा जो है पैसा है, सारा पैसा, सारा रूल ब्रिटिशर्स का है, और रूल जो है सामने से फेस जो है वो मीर जाफर का है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। ओके, प्लस ये जो ब्रिटिश इंग्लिश जो है ये जो है मिसयूज कर रहे हैं दस्तखत वगैरह के, इसकी वजह से इनको कोई पैसा मिलने नहीं वाला, तो वो इस तरह से राज्य चला नहीं सकता है। तो वो क्या करता है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज बना देता है जो ब्रिटिशर्स के फेवर में नहीं होती, और जैसे ही वो ऐसा करता है ब्रिटिशर्स मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बिठा देते हैं। मीर कासिम उसी का अपना दामाद है। मीर कासिम एक बेटर पॉलिटिशियन है, बेटर स्टेट्समैन है। वो जो है थोड़ा आजादी पाने की कोशिश करता है कि मैं किसी तरह इस ट्रेडिंग कंपनी को बंगाल से बाहर कर दूं। होता यह है, इनको बाहर कर दिया जाता है और मीर जाफर को वापस गद्दी पे बिठा देते हैं। जब मीर कासिम को निकाला जाता है तो वो पहुंचता है शुजाउद्दौला अवध और शाह आलम मुगल के पास। कहता है कि सर देखिए, बंगाल तक तो ये लोग जीत ही चुके हैं, ज्यादा दिन नहीं लगेगा जिस दिन अवध पे अटैक होगा, और जब अवध पे अटैक होगा तो मुगल भी ज्यादा दिन बच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज मौका है, आज आपकी जमीन है, आपकी तारीख है, आप अपने हिसाब से युद्ध कर सकते हैं और इनको हरा के, इन ट्रेडिंग कंपनी वालों को हरा के आप इंडिया से बाहर कर सकते हैं। ये मौका अच्छा है मुगल की अपनी अंपायर बचाने का, और ये ऐसा सोचकर कन्विंस कर ले जाता है इन तीन दोनों को, और लड़ाई होती है बैटल ऑफ बक्सर। बट अब तक जो है जो रॉबर्ट क्लाइव है और ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। बैटल ऑफ बक्सर में मुंह की खानी पड़ती इन तीनों को और जीत जाती है ब्रिटिश। ठीक है, इसके बाद अवध डिपेंडेंट हो जाता है कंपनी के ऊपर और ब्रिटिश डी फैक्टो रूलर्स बन जाते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। ओके, तो अगर ध्यान से देखो तो एक बड़ा इलाका जो कि बहुत फर्टाइल है, पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पे रॉ मटेरियल आसानी से मिलेगा, जहां पे मैन्युफैक्चर्ड गुड बड़े आराम से बेचा जा सकता है, वो पूरा इलाका इनके अंदर आ चुका है। प्लस मुगल को हरा दिया है, यानी जो देश का बादशाह है उसको हरा दिया गया है। ये एक बड़ा झटका हो गया। ओके, अब देखते हैं ब्रिटिश वर्सेस मैसूर। हैदर अली और टीपू सुल्तान की बात करते हैं। पहली लड़ाई होती है, हैदर चाहते थे कि किसी तरह ब्रिटिशर्स को बाहर कर दिया जाए, लेकिन इंग्लिश क्या करते हैं, निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा के साथ मिलकर हैदर से लड़ाई करते हैं, पर हैदर को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, वो जीत नहीं पाते और ड्रॉ हो जाता है। और ये पहली ट्रीटी साइन होती है इनके बीच, ड्रॉ है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ओके, देन सेकेंड मैसूर वॉर होता है। हैदर देखता है कि ऑलरेडी मराठास और इंग्लिश में लड़ाई चल रही है, निजाम से बोलता है कि मौका अच्छा है, क्यों ना इनको हरा दिया जाए, और ये तीनों मिलकर इंग्लिश से लड़ाई करते हैं। प्लस उधर अमेरिकन इंडिपेंडेंस चल रही है, अमेरिकन इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो ब्रिटिशर्स उधर से भी परेशान होते हैं। ठीक है, बट लेकिन ब्रिटिशर्स जो होते हैं बहुत चालाक होते हैं, वो क्या करते हैं कि निजाम को थोड़ा लालच देके अपनी साइड में ला देते हैं, प्लस मराठास के साथ एक ट्रीटी साइन करके उनको भी इधर से निकाल देते हैं और हैदर की डेथ हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे कमांड संभालनी पड़ती है टीपू सुल्तान को। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है और ट्रीटीज अपनी अपनी वापस हो जाती हैं। ओके, देन थर्ड मैसूर वॉर 1790 से 92। टीपू वापस अपनी तैयारी करता है, उसे इस पिछली लड़ाई का बदला देना होता है, पूरी इकोनॉमी को रिफॉर्म करता है, अपनी मिलिट्री को रिफॉर्म करता है और वापस लड़ाई लड़ने चला आता है। पर इस बार ब्रिटिश अलायंस बनाते हैं निजाम और जो है ब्रिटिश निजाम के साथ और मराठा के साथ वापस अलायंस बना लेते हैं और टीपू से लड़ाई करते हैं। सेरिंगापट्टनम को चारों तरफ से घेर लेता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इस बार साइन होती है ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम और टीपू सुल्तान को अपनी आधी अंपायर देनी पड़ जाती है। बहुत ज्यादा जो है इंडेमनिटी देनी पड़ती है, खर्चा देना पड़ता है, प्लस अपने दोनों बेटों को एज अ हॉस्टेज देना पड़ता है। ओके, उसके बाद चौथी मैसूर वॉर, फिर वापस बदला लेने की कोशिश करते हैं टीपू और जो है फ्रांस, टर्की, काबुल इन सबसे मदद मांगते हैं अंग्रेज के खिलाफ। पर अंग्रेज देखते हैं कि जब वो इनसे मदद मांग रहा है यानी बहुत खतरनाक है, तो इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तब तक लॉर्ड वेलेस्ली इंडिया में एंटर कर चुके होते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली अटैक करते हैं और सेरिंगापट्टनम में टीपू की डेथ हो जाती है। राजा बना दिया जाता है कृष्णराज थर्ड को, जो कि वोडियार डायनेस्टी को बिलोंग करते थे।
ओके तो पहले मैसूर ऐसा दिखा करता था कि, लेकिन फोर्थ वॉर के बाद मैसूर को आपस में जो जीतने वाले हैं ये आपस में बांट लेते हैं। ओके तो मराठास की लड़ाई पहले चल रही थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई हो जाती है और वो इस अलायंस से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा है कि जो है किस तरह मैसूर भी इन्होंने अपनी साइड मिला लिया है, ये इधर भी जीत चुके हैं। ठीक है, अगले जो है वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से आगे की लड़ाई होती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।